तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी म्यूचुअल फंड सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो अनाउंसमेंट का था, सेकंड वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। मैं बताऊंगा इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको दिखा दूं, पहले ये हमारी प्लेलिस्ट है। काफ़ी दिन हो गया ये सीरीज को मतलब वापस चालू करने का। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये हमारी सीरीज है, 2 वीडियो आ चुका है। अब इतना टाइम क्यों हो गया? तो यार बीच में कुछ मेरे हेल्थ में इश्यूज आ गए थे, तो इस वजह से मैं लंबी वीडियो बना नहीं पा रहा था। और मैंने जब लिखा था कि स्पेशली फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, तो मैं जैसे तैसे वीडियो को खत्म नहीं करना चाह रहा था बना के। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बोला है कि अच्छे से बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, तो अच्छी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली लंबा बनता है। तो हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। तो मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था, बट ये इसका ड्यूरेशन कहीं ना कहीं छोटा था, ठीक है ना। और मेरे को इसके लिए ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा चाहिए था म्यूचुअल फंड वाली वीडियो के लिए। तो लास्ट वीडियो हमारा ये था, पहला वीडियो हमारा ये है। 2 वीक पहले डाला था, फिर 13 डेज पहले। व्यूज अच्छे थे, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से ही बनाऊं, इसीलिए मैंने लेट किया थोड़ा सा। ठीक है। तो आप इस वीडियो में अगर डायरेक्टली आ गए हो, ठीक है, आप इस वीडियो में अगर डायरेक्टली आ गए हो तो पहले एक बार इस वीडियो को देखो और एक बार इस वीडियो को देखो, ठीक है। तभी आप इस वाले वीडियो पे आना। अगर आप डायरेक्टली इस वाले वीडियो पे आ गए तो पहले ये दोनों वीडियो एक बार देख लो, तभी आपको आइडिया होगा कि हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे वाई म्यूचुअल फंड। ठीक है, क्यों चूज करना चाहिए म्यूचुअल फंड को। मैंने बता रखा है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, अच्छे से बताया एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग चूज करें, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई म्यूचुअल फंड, क्यों चूज करना है म्यूचुअल फंड को। और भी तो असेट क्लास है, और भी तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्यों म्यूचुअल फंड को ही चूज करें। ठीक है, इसमें हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको फिर ग्रुप पे ले जाऊंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। मैं आपको ग्रुप पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा वहाँ पे कितने सारे फंड्स होते हैं, ठीक है ना। इतने सारे फंड्स होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतने सारे फंड होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सेलेक्ट करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, ठीक है ना, एकदम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ताकि आपका डाउट सारा क्लियर हो जाए, आप सीख लो। अगर डाउट नहीं है, मतलब कुछ नहीं आता है, तो इस वीडियो में सीख जाओगे। अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ना मिले, ऐसे तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर ना मिले, आपको लग रहा हो कुछ पर्सनली पूछना, तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है ना। आप अबाउट में जाओगे, वहाँ हमारा मेल आईडी है, आप वहाँ पे मेल कर सकते हो। काफी लोग मेल करते हैं, पूछते हैं, तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को अब लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है वाई म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। वाई म्यूचुअल फंड्स, क्यों चूज करना है म्यूचुअल फंड को। तो चलो इसका पॉइंट्स मैंने लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है इजी बट इफेक्टिव। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, एज फार एज आपको फंड के बारे पता हो, ठीक है। एज फार एज आपको फंड के बारे पता हो कंडीशन, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है। कोई डेली का ट्रैकिंग नहीं चाहिए आपको। एक बार आप अच्छे फंड में घुस गए तो कोई डेली का ट्रैक नहीं करना आपको, ठीक है ना। रोज रोज ऐसा नहीं कि खोल के देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो बहुत ईजी है। चार्जेस वैसा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। चार्जेस बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। ईजी इसलिए भी है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो इजी बहुत तरीके से है, ठीक है ना, बहुत तरीके से इजी है, सेफ है, ठीक है ना, सेफ है। तो इजी इसीलिए है क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना अपना पैसा को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने इसको लिखा इजी। उसके बाद स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है ना। देखो, लॉन्ग टर्म कभी भी आप जाते हो तो आपको हमेशा एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बट आप अभी के लिए समझ लो एसआईपी के थ्रू आप जा सकते हो। और दूसरा मेथड होता है लमसम, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब, देखो, अगर आप कोई भी लैंड खरीदने जाते हो, लैंड भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। लैंड खरीदने जाते हो, कितना कैपिटल चाहिए? देखो, नहीं भी नहीं ना, 20 लाख तो कहीं नहीं गया, ठीक है। 20 लाख तो कहीं नहीं गया है। बट क्या म्यूचुअल हम लोग को म्यूचुअल फंड में चाहिए 20 लाख? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मिनिमम, मैं मिनिमम अगर बता दूं तो आपको पता नहीं कितनों को पता होगा कि नहीं, मिनिमम आप 100 रुपीज से एसआईपी अपना स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ कुछ फंड्स में आप लमसम भी, कुछ कुछ फंड्स में आप लमसम भी 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो ये क्या अमाउंट है? हाँ, ये क्या अमाउंट है? 100, 2 बिस्किट का अमाउंट है ये, ठीक है ना, 2 बिस्किट का अमाउंट है ये, एक पिज्जा का भी अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। काफी लोग, अगर मेरे वीडियो में स्टूडेंट आ गए हो या कोई भी हो,
एक पिज्जा का भी अमाउंट नहीं है ये 100 रुपीज। 100 रुपीज में क्या होता है यार आज? 100 रुपीज में कुछ नहीं होता आज, ठीक है ना। एक टैक्सी का भी भाड़ा नहीं है 100 रुपीज। तो आप मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। 100 रुपीज से। आपका क्वेश्चन होगा यार 100 रुपीज तो बहुत कम है, क्या इस पैसा को लगा के मैं अपना वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ, लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सकते हो, बट इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? देखो ऑब्वियसली, अगर आप बोलोगे स्टूडेंट हो, यार आज मेरे पास 100 ही है पर मंथ सेव करने को, बट आप धीरे जाओगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, आपका ग्रोथ होगा, ठीक है ना। जॉब लगेगा, तो इस अमाउंट को फिर बढ़ा दो, 500 कर दो, ठीक है ना। फिर जॉब लगेगा, फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर इसको 5000 कर दो या 1000 कर दो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी लोग को मैंने पर्सनली, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो काफ़ी लोग को मैंने पर्सनली, जो मुझे जानते हैं मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने स्टार्ट करवाया है मिनिमम 500 रुपीज से पर मंथ, ठीक है ना। 500 पर मंथ कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, देखो कॉमन सा बात है ना, जियो का जमाना है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास नेट पैक होगा, रिचार्ज करवाते होगे, तो 100 रुपीज पर मंथ सबके पास होता है, ठीक है। या 500 रुपीज पर मंथ सबके पास होता है, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सबके पास होता है। तो सवाल तो पैदा होता ही नहीं है कि मेरे पास ऐसा नहीं है। कैपिटल, स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड मैंने लिखा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट क्या आता है? डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, ठीक है ना। मैं म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्ट ही करता हूँ क्योंकि ये डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। यहाँ आप पैसा को रिडीम करने का ना सोचते नहीं है। मैं बताता हूँ कैसा होता है। मान लो आप कोई स्टॉक खरीदे हो, ठीक है ना, 1000 पे। वो स्टॉक अगले दिन चला जाता है 1100। आप सोचोगे यार मेरा प्रॉफिट मैं बुक कर लूँ, 10% का प्रॉफिट हो चुका है, मैं बुक कर लूँ, ठीक है। आप बुक कर लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है, 10% बुक कर लिए। उसके अगले दिन क्या होता है? स्टॉक चला जाता है 1200। आप सोचते हो यार ये मैंने छोड़ दिया ये ग्रोथ, ठीक है। आप सोचते हो मैंने छोड़ दिया ये ग्रोथ। तो स्टॉक के साथ रिस्की भी है। अब 1000 में कर दो तो जरूरी नहीं है वो 1200 हो, वो 800 भी हो सकता है, ठीक है ना। वो 800 भी हो सकता है, तो स्टॉक के साथ ये रिस्की है। इसीलिए लोगों का साइकोलॉजी ऐसा है कि वो प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं स्टॉक में, वो होल्ड नहीं करना चाहते। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है आपका। का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होता है, ना बहुत जल्दी गेन और ना बहुत जल्दी फायदा आपको, मतलब नुकसान दिखता है आपको। तो ये बहुत डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा लगा के आप भूल जाते हो, समझे। आप भूल जाते हो। आपने काफी बार सुना होगा कि एक बंदा था, उसके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स इन्फोसिस का 500 शेयर या कुछ शेयर खरीद के छोड़ दिए, भूल गए। अब उनकी डेथ हो गई। अब 50 से 60 साल बाद, ये सुना होगा आपने, 50 से 60 साल बाद उनके ग्रैंडसन को मिलता ही है उनके शेयर का पेपर इन्फोसिस का। वो जाके उसको रिडीम करता है, तो वो बन जाता है करोड़पति, ठीक है ना। वो बन जाता है करोड़पति। खैर करोड़पति तो ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है आज के डेट में, बट ठीक है। तो वो बन जाता है करोड़पति। तो ये सब आपने सुना होगा। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी बोल लो, उनके पास वो बहुत डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग की है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा स्टॉक पकड़े और उसको रख के भूल गए, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं है आप अच्छा शेयर नहीं चूज करोगे, जैसे स्विट्जरलैंड चूज किए, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड को किसी ने चूज किया हो तो वो पैसा जीरो हो गया। तो आपको शेयर अच्छा चूज करना पड़ता है। और शेयर देखो, इन्फोसिस भी 20 साल 25 साल पहले किसी को नहीं पता था कि इन्फोसिस इतना बड़ा अच्छा करेगी। तो इसीलिए हम लोग म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी हम लोग को डाइवर्सिफाइड वे में मिलता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में हम लोग को कंपनी डाइवर्सिफाइड वे में मिलता है, तो रिस्क हमारा कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको सबसे अच्छा पॉइंट मानता हूँ। डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, इसमें आप पैसा रिडीम करने का नहीं सोचते हो, ठीक है ना। आपको सोचना भी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म हमेशा खेलना है, तो ताकि आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। आपको छोटे मोटे 5-10% प्रॉफिट यहाँ बुक नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड बाय प्रोफेशनल्स। तो देखो मैंने वही चीज बताया आपको, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन रिलायंस में डालना है, एचडीएफसी में डालना है, ब्रिटानिया में डालना है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में डालना है, टाटा मोटर्स में डालना है, टाटा स्टील में डालना है, ये डाइवर्सिफिकेशन आपका, ये प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि आपका होता है फंड मैनेजर। इसको कोई नॉर्मल लोग नहीं करता। आप डाइवर्सिफाई बैठ के नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है कि किस कंपनी में कौन सा अच्छा चीज होने वाला है। तो ये हमारा ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड बाय प्रोफेशनल्स रहता है, जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। जैसा मैंने आपको बताया था इजी बट इफेक्टिव वाले पॉइंट में, कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। इतना इजी है कैसे? 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ स्टूडेंट यूज कर लो,
₹500 पर मंथ, इसको भी स्टूडेंट यूज़ कर लो। ₹1000 पर मंथ, जिसका नया-नया जॉब लगा है वो यूज़ कर लो। जिसको कुछ टाइम हो गया जॉब में, वो ₹5000 पर मंथ डाल दो। जिसका अच्छा खासा सैलरी है, तुम 10,000 पर मंथ भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो इसको। प्रॉफिट इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, ठीक है ना? बट ऑब्वियसली कम पैसा डालोगे तो थोड़ा कम फायदा दिखेगा। तो इसी तरीके से कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, मतलब जॉब वाले हो वो भी यूज कर सकते हो, कोई बिजनेसमैन है उनको भी चाहिए वो भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, कोई होम मेकर है वो भी यूज कर सकते हो, इसको सभी यूज कर सकता है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत एकदम, ये लैंड खरीदने जैसा नहीं है, ठीक है? लैंड खरीदने जैसा नहीं है कि मेरे को 50 लाख चाहिए, लोन लेना पड़ेगा, ये सब झंझट नहीं है, ठीक है ना? यहाँ आप स्लोली ग्रोथ करोगे और बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, कम कैपिटल से भी आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट एक तरह से आप समरी ही समझ लो इसको, क्योंकि इतना इतना मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें आप समझ गए होंगे। ग्रेट टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन। क्यों मैंने ऐसा बोला? यार देखो ना, ₹500 से अगर आप ₹500 को पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके वो लॉन्ग टर्म में आपका अगर वेल्थ क्रिएट कर देगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आपको कौन बोल रहा है 50K पर मंथ डालने के लिए? मत डालो, ठीक है ना? ठीक है, मत डालो। जितना आप मतलब जितने से आप इंजॉय करते हो, जैसे एक पिज्जा, ठीक है, एक पिज्जा कुर्बान कर दो एक महीने का, क्या होगा? एक महीने में 500 तो खर्चा करते ही होगे ना यार। आज तो मैं क्या बताऊँ, आजकल तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कैसे कैसे स्टूडेंट लोग खर्चा करते हैं मैं मेरे को पता है, ठीक है ना? तो ₹500 तो यार सब लोग खर्चा कर सकते हो, ठीक है? तो ₹500 को इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? आप देखो ये लॉन्ग टर्म में कैसे काम करेगा, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है? मैं बता देता हूँ, मैंने भी 500 पर मंथ से स्टार्ट किया था। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कब स्टार्ट किया था। 2019 में, हाँ, 2019 में मैंने ₹500 से स्टार्ट किया था, बट अभी मेरा ज़्यादा हो गया। अभी मैं 500 से कहीं ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ। तो मैंने इंक्रीज किया, बट इनिशियली मैंने भी 500 से किया था जब मैं सीख रहा था, ठीक है ना? तो 500 आप इजीली कर सकते हो, ये मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। एक मंथ में आप आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपकी पॉकेट मनी भी है, स्टूडेंट हो, पॉकेट मनी भी है, तो भी आप कर सकते हो। और जो जॉब वगैरह में उनको तो कोई इशू नहीं है, आप तो हमेशा 5K से स्टार्ट करो तो बेहतर रहेगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे, मैं अभी पॉइंट्स बता रहा था। तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा था, मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ग्रेट टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन, ठीक है ना? आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कॉन्स देख लेते हैं, ठीक है ना? कुछ कॉन्स देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का बस प्रोज होता है, कॉन्स भी होता है। बट हम लोग क्या चूज करते हैं, हम लोग किसी चीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं? किसी का कॉन्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर प्रोज मेरा कॉन्स से ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ को यूज़ करूंगा, बट अगर मेरा कॉन्स ज़्यादा है प्रोज से तो मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो इसका भी कॉन्स देख लेते हैं। देखो, पहला कौन सा क्या, डिफिकल्टी इन चूजिंग ऑफ फंड्स। ये एक इशू तो है, ठीक है ना? ये एक इशू तो है, बट बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? डिफिकल्टी इन चूजिंग म्यूचुअल फंड, आपको पता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के एंड में। 1400 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना? 1400 प्लस बहुत बड़ा नंबर है ये। आप बोलोगे सारे फंड में डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बेवकूफ़ी है करना। ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रिटर्न नीचे गिर जाएगा, ठीक है? तो डिफिकल्टी चूजिंग ऑफ फंड ये बहुत बड़ा इशू है, मैं तो मानता हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद या इस सीरीज को देखने के बाद, इस वीडियो को मैं नहीं बोलूंगा, इस सीरीज को देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये कॉन्स तो है, बट आपका कॉन्स ये खत्म हो जाएगा, तो इसको कंसिडर नहीं करो। फिर सेकंड में, एनालाइजिंग द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फंड्स एंड फंड मैनेजर, ये भी एक इशू है कि आपको वो फंड कैसा परफॉर्म किया है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और फंड मैनेजर का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। जो मैंने बताया था कि फंड मैनेजर आपको हमेशा अल्फा जनरेट करके देता है, ठीक है ना? फंड मैनेजर हमेशा आपको अल्फा जनरेट करके देता है, ताकि आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो आपके बेंचमार्क से ऊपर रहे, ठीक है? तो फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना? इसका क्वालिफिकेशन का ये प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, हमारे लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, तो ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये भी आपको मैं सीरीज में बता दूंगा कैसे करना है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका हो गया सॉल्व, ठीक है? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमारे लिए ये कौन सा नहीं है, ठीक है ना? हिडन चार्जेस, एग्जिट लोड्स, एक्सपेंस रेशियो, आपको ये चीज ना कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये चीज कि फंड में क्या हिडन चार्जेस है, एग्जिट लोड कैसे है, एक्सपेंस रेशियो कम है कि नहीं। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सब देखो है तो कौन सा, क्योंकि डिफिकल्टी होता है चूज करने में, बट मैं आपको बता दूंगा तो वो डिफिकल्टी खत्म, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि अगर किसी चीज का प्रोस कॉन्स से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दूंगा हिडन चार्जेस कैसे चेक करना है फंड्स का,
एग्जिट लोड कैसे देखना है, एक्सपेंस रेशियो कैसे देखना है, तो आपके लिए ये भी कौन सा नहीं रहा। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। देखो यहाँ पे काफी लोग चले जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग एक फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। देखो नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, कुछ लोग को ना बस शॉर्ट टर्म में ही पैसा चाहिए होता है, वो हर चीज को ट्रेडिंग समझ लेते हैं, ठीक है ना। रोज 500 डाले, मतलब 500 पर मंथ डाले और सोच रहे कि यार मैं, मेरा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना, मेरा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास, देखो अगर शॉर्ट टर्म ही बात करें, हमारे पास बहुत चीजें करने की, ठीक है ना। अगर शेयर मार्केट में ही करें, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत तरीके का चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी फंड, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब मेरे लिए ये भी कॉन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड को चूज ही इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म खेलना है, ठीक है ना, मेरे को लॉन्ग टर्म खेलना है। अगर जिसको शॉर्ट टर्म चाहिए ऐसा म्यूचुअल फंड से, वो चले जाओ। शॉर्ट टर्म में देखो मैं बताऊंगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ फंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि फंड्स नहीं होते, कुछ फंड्स होते हैं मैं इस वाले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। कुछ फंड्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बट आपको वेल्थ क्रिएशन अगर करना है तो यार लॉन्ग टर्म में मजा आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में मजा आएगा। तो आप देख लो इसमें से कौन सा आपके लिए, ये मैं खत्म कर दूंगा, ये मैं खत्म कर दूंगा, ये मैं खत्म कर दूंगा, ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को लॉन्ग टर्म चाहिए, अगर आपको भी लॉन्ग टर्म चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड को फॉलो कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म में भी है एक ऑप्शन, बट रिटर्न्स कम है थोड़ा, ठीक है। तो आप देख लो, मैंने आपको कौन सा बता दिया, अगर इसमें कौन सा देखें तो एक कौन सा बचता है बस आपके लिए, ये वाला, क्योंकि मेरे लिए नहीं है, आप अपना देख लो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है कि अब यहाँ से आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आपको सब समझ में आने लगेगा। देखो बेस्ड ऑन असेट क्लास, अगर असेट क्लास के बेस्ड पे बात करें तो हमारे पास 3 म्यूचुअल फंड बसते हैं कैटेगरीज में, और बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके बेसिस पे 4 फंड बसते हैं, मेजरली 4 तरह के फंड। अब डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो डेट में क्या होता है, यही फंड मैं बोल रहा था। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जिसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए वो दूसरे तरह के फंड में जा सकता है, जिसको लॉन्ग टर्म चाहिए वो उसके लिए फंड अलग है। तो यहाँ पे ये वाली बात आ जाती है, जिसको शॉर्ट टर्म जाना है वो डेट में चले जाओ, ठीक है ना। इसके बारे हम लोग एकदम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपको पता चल चुका होगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने पूछा था, मेरे एक रिलेटिव ही थे, वो मेरे से पूछे थे, मैंने उन्हें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, सब चीज बता के। तो डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड आप हमेशा अपना ड्यूरेशन रखो 5+ ईयर्स, ठीक है ना, 5+ ईयर्स रखो, तो आपको कुछ फायदा होगा, ठीक है ना। ये 1-2 साल के लिए इक्विटी में मत इन्वेस्ट करो, उससे अच्छा आप शेयर मार्केट में चले जाओ, जो गेन्स आएगा उसको निकाल लेना। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करना है जब आपका ड्यूरेशन हो 5+ईयर्स, ऐसा अच्छा खासा बनेगा लॉन्ग टर्म में। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, आप फर्स्ट वाली वीडियो देखना, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन और अनाउंसमेंट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देता है, मैंने कंपाउंडिंग वगैरह बताया है। तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में मेरा क्या होता है, मेरा डेट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है ना, डेट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो सेफ हो जाता है थोड़ा सा, समझ रहे हो। मेरे को डेट का भी एक्सपोजर है, इक्विटी का भी एक्सपोजर है, तो बेसिकली मेरा डेट से भी रिटर्न आ रहा है, और मतलब डेट का जो डेट कैसा रिटर्न देता है, डेट का रिटर्न हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना, बढ़ता हुआ। इक्विटी का रिटर्न कैसा होता है, ऐसा। तो इस दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐसा रिटर्न और ऐसा रिटर्न, तो मेरा हो जाता है हाइब्रिड। तो इसमें हम लोग को रिटर्न काफी बैलेंस्ड वे में मिलता है, ठीक है ना, बैलेंस्ड वे में मिलता है। मेरा ये वाला अच्छा रिटर्न देता है 7% के आसपास, और ये मेरा 11% का आसपास देता है रिटर्न, फ्लक्चुएशन करके, तो हम लोग का बैलेंस हो जाता है, ज्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इक्विटी का अप डाउन जो है ना, वो मेरा डेट फंड संभाल लेता है, तो ये हो जाता है हाइब्रिड मेरा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ वाले फंड में इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, अगर आपको डिविडेंड चाहिए, देखो स्टॉक्स क्या होता है ना, डिविडेंड देती है, स्टॉक्स क्या होता है, डिविडेंड देती है। तो आप अगर आपको अब देखो ग्रोथ फंड में क्या होता है, मान लो कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, समझो इस बात को, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, ठीक है, उसमें रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, एवेन्यू सुपर मार्ट है, बहुत सारी कंपनी है। अब मान लो को आप ग्रोथ फंड में इन्वेस्टेड हो, अगर ये कंपनी, कोई कंपनी डिविडेंड देती है,
तो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो जो डिविडेंड आपका भी पैसा है, आपका भी पैसा है ना म्यूचुअल फंड में, अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो आपका भी वो डिविडेंड हुआ। बट म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा, वो आपका डिविडेंड का पैसा वापस उसी फंड में डाल देगा और उसका पैसा फिर से आपको जब रिटर्न देगा तो आपको फिर से वो पैसा मिलेगा। ग्रोथ फंड में ये होता है कि आपके हिस्से का जो डिविडेंड है वो वापस फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देता है मार्केट में और वो पैसा फिर से पैसा बना के वो आपके रिटर्न में ऐड हो जाता है। सिंपल सा है। तो ये होता है ग्रोथ फंड। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ग्रोथ फंड। डिविडेंड फंड क्या होता है? डिविडेंड फंड में भी वही कंपनीज रहती हैं जो मैंने आपको बताया, HDFC, TCS, इन्फोसिस, जो भी मैंने बोला वो सब कंपनी रहती है। अब ये कंपनी जब डिविडेंड देगी, समझना, जब ये कंपनी डिविडेंड देगी तो फंड मैनेजर इस पैसे को वापस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये डिविडेंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये डिविडेंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये मेन डिफरेंस है। इससे ग्रोथ फंड में क्या होता है, आपके डिविडेंड का पैसा वापस मार्केट में रीइन्वेस्ट हो जाता है और फिर आगे मिलता है आपको पढ़ के। और डिविडेंड में क्या होता है, आपको आपका मंथली हो गया या क्वार्टरली बोल लो, डिविडेंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है ना, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। तो आप बोलोगे यार ये तो रेगुलर इनकम का अच्छा तरीका है, फिर तो डिविडेंड फंड ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, देखो लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ फंड ज्यादा होता है। क्या करोगे डिविडेंड लेके, अगर उस पैसे को वापस आप इन्वेस्ट करो तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, ठीक है, आपके हिस्से का, वो बढ़ेगा, वापस वो डिविडेंड कल को देगा, वो वापस आपके बैंक बैंक अकाउंट में ना आके फिर से आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, फिर वो पैसा जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छा कंपाउंडिंग होता है। डिविडेंड में आप क्या करते हो, आप बैंक में निकाल लेते हो उस पैसे को। तो ये डिफरेंस होता है ग्रोथ फंड में और डिविडेंड फंड में। एक होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में वो होता है, इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि आप लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है ना, आप जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स है, शॉर्ट टर्म फंड्स है, मीडियम ड्यूरेशन फंड है, जैसे डेट फंड जो है ना, ये डेट फंड के अंदर आता है लिक्विड फंड्स। ठीक है ना, लिक्विड फंड, इसमें पैसा आपका लिक्विड रहता है, इसमें आप इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ये ले सकते हो 7% के आसपास। ठीक है, 7% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, और इजिली आप इसमें इस फंड से FD को बीट कर सकते हो। ठीक है ना, FD को इस फंड से बीट कर सकते हो, डिस्कस करेंगे हम लोग ये सब। और एक आ जाता है हमारा लास्ट में टैक्स सेविंग फंड। ठीक है, टैक्स सेविंग फंड में कौन सा हो गया, जो आपका 80C डिडक्शन के अंडर अंडर आता है। ठीक है ना, 80C डिडक्शन के अंदर आता है, जैसे ELSS। ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है ना, इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, लॉक इन पीरियड इसमें 3 इयर्स का रहता है। लॉक इन पीरियड इसमें 3 इयर्स का रहता है, 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। कंपनीज में वही कंपनी पे जाता है, इक्विटी में ही जाता है, क्योंकि नाम है जैसा ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसलिए टैक्स सेविंग टाइप का फंड होता है, जिसको भी 80C के अंदर, जिसको भी 80C के अंदर अपना टैक्स कम करना होता है, डिडक्शंस करना होता है, ETC डिडक्शंस के अंदर ये आता है टैक्स, ELSS फंड्स, मेरा टैक्स सेविंग। ठीक है, तो ब्रॉडर वे में अगर बात करें तो हमारा इतना असेट क्लास होता है और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे हम लोग का ये होता है। तो अगर आप पूछोगे अब कि यार मेरे को ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना, मेरा ग्रोथ चाहिए, मेरे को 500 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, या 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, या 50,000 भी पर मंथ इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे को चाहिए ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है मेरा 10 साल, तो मैं कैसे चूज करूँ? तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन ले लोगे, आप इक्विटी ले लोगे और यहाँ पे जाके ग्रोथ ले लोगे। देखो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। ठीक है ना, इक्विटी ग्रोथ ले लोगे, ये आपका किसी, मैं भी यही यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं क्या यूज करता हूँ। ठीक है ना, मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, ये आप मैच द फॉलोइंग जैसा कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन मैं यूज करता हूँ। अब कोई बोलोगे कि यार मेरे को उतना लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, मेरे को शॉर्ट टर्म चाहिए, तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो शॉर्ट टर्म। अभी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने खत्म कर दिया, मैं आपको बताऊंगा अभी, बस ये अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। कोई बोलेगा यार मेरे को मिक्स रिटर्न चाहिए, तो आप हाइब्रिड जाके ऐसा फंड चूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। कोई बोलेगा यार मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, मेरे को ग्रोथ नहीं चाहिए यार उतना, मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, ये कॉम्बिनेशन यूज कर लो। ठीक है, ये टैक्स सेविंग पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यार ये 80C डिडक्शंस के अंदर आता है, और 80C के डिडक्शंस के अंदर काफी चीजें हैं। ठीक है ना, काफी चीज तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, वो NPS होता है, काफी चीज होता है। ठीक है ना, पेंशन फंड होता है। ठीक है ना, बहुत तरीके का आप डिडक्शंस पा सकते हो टैक्स सेविंग के अंदर, तो इस पे मैं बात नहीं करूंगा। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस पे टैक्स सेविंग पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि
फ्रैंकली स्पीकिंग मैं प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करता इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि अभी मेरा जॉब नहीं है ऑब्वियसली। मैं अभी जॉब नहीं करता तो मेरे को भी कोई टैक्स वगैरह सेव नहीं करना। तो मेरे को ये चीज़ नहीं पता है बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल वे में। थियोरेटिकल तो मैं बता दूँगा, थियरी मैं बता दूँगा, ठीक है ना? पर प्रैक्टिकल वे में मेरे को नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना? और कौन-सा बेस्ट तरीका है मार्केट में टैक्स को बचाने का, तो ये मेरे को नहीं पता है। तो जो चीज़ नहीं पता है मैं उस पे ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। लेकिन प्रैक्टिकल वे में मेरे को नहीं पता है, ठीक है? ये सब मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिकली तो मैं आपको ईज़िली बता सकता हूँ। मैं मेरा इन्वेस्टमेंट सब में है, तो मैं आपको ये ईज़िली बता सकता हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जॉब नहीं है, तो मेरे को भी कोई टैक्स वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो मैं नहीं जानता इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, एसेट क्लास के बेस्ड और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस्ड। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में फंड्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कितने तरह के फंड्स होते हैं मार्केट में। तो मैं इसको आपको बताऊंगा ग्रो के प्लेटफॉर्म में। तो चलो चलते हैं ग्रो पे। तो मैंने अपने ग्रो पे लॉगिन किया है। ये देखो मेरा ही अकाउंट है ये, ठीक है ना? देखो ये मेरा अकाउंट और ये मेरा अकाउंट डीपी सेम है, तो समझ लो ये मेरा ही अकाउंट है, ठीक है ना? तो मैं ग्रो पे यूज़ करता हूँ। अगर आपको ग्रो यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मेरे को कोई रेफरल वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है ना? आपको जहाँ पसंद है वहाँ करो। देखो, अगर मैं कोई भी कैटेगरी चूज़ ना करूँ, कोई भी फ़िल्टर चूज़ ना करूँ, तो 1261 म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है? 1261 म्यूचुअल फंड है अवेलेबल मार्केट में। तो अब यही प्रॉब्लम आता है, मेन प्रॉब्लम यही है, यार फंड्स चूज़ कैसे करना है, ठीक है? फंड चूज़ कैसे करना है, मेन प्रॉब्लम आपका यही है। अब 1261 सारे फंड में तो इन्वेस्ट कर नहीं दोगे, ठीक है ना? बेकार है, बेवकूफ़ी है। बेकार तो बाद में, पहले तो बेवकूफ़ी हो गया। 1261 तो यार स्टॉक्स भी चूज़ कोई नहीं कर सकता, आप म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब क्या होगा पता है आपको? 1261 म्यूचुअल फंड में पहले इसमें देख लेते हैं कि इक्विटी के कितने फंड्स हैं। आ जाओ पहले यहाँ पे देखो। अगर मैं इक्विटी में क्लिक करूँ, देखो इक्विटी में कितने फंड्स हैं? 422, ठीक है ना? 422 फंड्स में मैं आपको बताता हूँ, 300 प्लस म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड्स सेम कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है। रिलायंस, एचडीएफसी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, एचडीएफसी एएमसी, यही सारी कंपनीज है। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। 300 प्लस म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी में है, वो ये सेम कंपनी में पैसा डाली हुई है। तो आपको क्यों करना है? आपको सब म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है? समझ रहे हो? ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो अगर ये 300 प्लस म्यूचुअल फंड्स सेम कंपनीज में पैसा डाल रही हैं, तो क्या ये एकदम सेम रिटर्न देगा? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि वेटेज चूज करना पड़ता है। वेट चूज करना पड़ता है कि कौन सा फंड मैनेजर, कौन से फंड्स का फंड, कौन, एक मिनट, कौन से फंड का फंड मैनेजर कौन से कंपनी में कितना परसेंटेज असेट एलोकेशन कर रहा है, कितना परसेंटेज उस स्टॉक में बाई कर रहा है, उस फंड का पूरा कॉर्पस का कितना परसेंट कौन से कंपनी में है, ये डिसाइड करेगा आपका फंड मैनेजर। तो ये बस यही डिफरेंस आता है, मोर और लेस सेम रहता है। ये 422 फंड्स, इसमें से 300 प्लस फंड्स मोर और लेस सेम रहेगा, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा चीज मैंने बोला, मोर और लेस सेम रहेगा। तो आपको हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना। यही मैंने जो आपको कॉन्स में डिस्कस किया था कि बहुत सारे फंड होते हैं, उसमें से चूज करना एक मुश्किल हो जाता है, वो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में नहीं, इस सीरीज में, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को स्लोली लेके चलना है, इस सीरीज में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो आप खुद से अपना फंड चूज कर सकते हो। तो देख लिया आपने कितना सारा फंड होता है, इसीलिए मार्केट में कंफ्यूजन है। इक्विटी में देखा इतना फंड, अब चलो डेट में देख लेते हैं। देखो डेट में आ गया मेरा, ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म डेट मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है ना? 378 म्यूचुअल फंड। अब 378 म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है? तो ये भी एक इशू है। सारे में तो इन्वेस्ट कर नहीं दोगे, इतना पैसा भी नहीं है, ठीक है ना? और रिस्क भी होता है। ऐसा नहीं है कि अब पता चला आप सारे फंड्स में इन्वेस्ट करती हो और सारा फंड का पैसा एक ही जगह जा रहा है, तो रिस्क कितना बढ़ गया, समझ रहे हो? समझ रहे हो? घुमा फिरा के पैसा उसी कंपनी में जा रहा है या उसी कंपनी के पास जा रहा है जो डेट उठाई हुई है मार्केट से। तो डेट फंड को भी चूज करने का तरीका होता है। फिर आगे मेरा हाइब्रिड, है ना? देखो हाइब्रिड में जो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, 144 म्यूचुअल फंड्स होता है। इसमें क्या सब में इन्वेस्ट कर दें? नहीं। अगेन इसमें आपको वही कंपनी मिलेगी इक्विटी वाले में, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस। तो कोई फायदा नहीं। तो आपको चूज करने, मेन चीज है आपको चूज करने आना चाहिए म्यूचुअल फंड को। आपको म्यूचुअल फंड को चूज करने आना चाहिए तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड को चूज करना है, ठीक है? ये हो गया। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ,
अदर्स में कुछ होता है, अदर्स में आपका आ जाता है इंडेक्स फंड। ठीक है, अगर आप अदर्स चूज करोगे ना, जैसे आप अगर अदर्स चूज करते हो, मैंने अदर्स चूज किया, इसमें आ जाता है आपका इंडेक्स फंड्स वगैरह। ठीक, इंडेक्स फंड, गोल्ड, ये गोल्ड वाला इंडेक्स फंड है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। ये इसमें आ जाता है इसका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मतलब जो पैसा आपका इंडेक्स में जाता है, जैसे निफ्टी फिफ्टी को अगर कोई म्यूचुअल फंड रिप्लिकेट कर रहा है तो उसका, जैसे कोई अगर सेंसेक्स को रिप्लिकेट कर रहा है तो उसका सेंसेक्स फंड आएगा इंडेक्स फंड। अब रिटर्न क्या बराबर होता है, जैसे निफ्टी अगर 15% गई तो मैंने इंडेक्स फंड निफ्टी का कितना मूव करेगा, बिल्कुल 15%। ठीक है ना, बिल्कुल 15%, एकदम रेप्लिकेट कर देता है, इसलिए इसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। अब एक और कैटेगरी बचती है, ये सब बहुत छोटी कैटेगरी है। ठीक है, ये होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड। इसमें कितना फंड्स है, 33 फंड्स। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड मतलब कोई पर्टिकुलर चीज का सोल्यूशन निकाल रहा है, जैसे रिटायरमेंट का सोल्यूशन निकाल रहा है ये। ठीक है ना, रिटायरमेंट का, ये चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके चिल्ड्रन के लिए बेनिफिट के लिए होगा, लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है ना, ये रिटायरमेंट का है। ठीक है, ये चाइल्ड केयर गिफ्ट फंड है। ठीक है ना, रिटायरमेंट फंड है। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशंस निकालते हैं, बहुत फेमस नहीं है, बट यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है तो मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशंस में आप क्या करते हो, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, जैसे मैरिज। ठीक है ना, मैरिज मतलब मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अगर फंड्स जोड़ने हो, पैसे जोड़ने हो शादी के लिए, भी खर्चा होता है ना, तो उसके लिए आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो वो सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन ओरिएंटेड में क्या होता है, रिटायरमेंट का किसी को प्लानिंग करना है, तो रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है तो रिटायरमेंट की तरह से प्लानिंग होगा, किसी का चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए करना है ना, तो ये पैसा जानते हो कहाँ जाता है, ये पैसा बहुत सेफर इंस्ट्रूमेंट में जाता है। क्योंकि रिटायरमेंट का, देखो मैं आपको बताता हूँ, रिटायरमेंट का जो पैसा होता है ना, रिटायरमेंट का पैसा वो किसके लिए होता है, वो ओल्ड ओल्ड लोगों के लिए होता है, जिसका एज हो चुका है। तो ये पैसा आप इक्विटी में पूरी तरीके से नहीं डाल दोगे, क्योंकि रिस्की हो जाएगा। रिटायरमेंट का पैसा आपको क्या चाहिए, रिटायरमेंट के पैसे में आपको धीरे धीरे सेफ रिटर्न चाहिए। ठीक है ना, तो ये पैसा उस तरीके से बनता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में आपका पहले देखा जाता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म है, जैसे चाइल्ड का एजुकेशन है तो बहुत लॉन्ग टर्म है, 10-15 साल, तो उसमें उस तरीके से इसमें देखा जाता है। तो अगेन बहुत फेमस कैटेगरी नहीं, पर थी, है तो मैंने आपको बता दिया। आपको चेक करना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। क्या मैं यूज करता हूँ, नहीं, मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड वगैरह नहीं करता, मेरा गोल्स इधर ही पे पूरा कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये 3-4 में तो मैं यूज नहीं करता, आप यूज करना चाहते हो देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है मेरा रिस्क। ठीक है ना, आप चूज कर सकते हो यहाँ पे, लो रिस्क चाहिए, मॉडरेटली लो, मॉडरेट, हाई, हाई, वेरी हाई। ठीक है ना, इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, फंड साइज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमेशा आपको वो वाला फंड्स चूज करना है। चलो मैं बोर्ड पे ही समझाता हूँ, यहाँ पे गंदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फंड साइज। हमेशा आपको वो वाला फंड्स चूज करना है जिसमें फंड साइज बड़ा हो, जिसमें फंड साइज बड़ा हो। अब ऐसा क्यों, देखो, ऑब्वियसली इसके पीछे भी एक कैच है। ठीक है, इक्विटी के लिए, अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका फंड साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब 5 करोड़ नहीं मैं बोल रहा। ठीक है, छोटा मतलब मैं बताता हूँ, 10,000 CR, 15,000 CR। ठीक है, इस तरीके का चाहिए आपको इक्विटी में। ठीक है, क्यों, चलो मैं इस पर डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है ना, बट आप अभी समझ लो मैं क्यों बोल रहा हूँ, याद रखना इस चीज को, मैं क्यों बोला ऐसा, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। इक्विटी के लिए आपको चाहिए 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ मैक्स। ठीक है, 20,000 करोड़ मैक्स। ठीक है, एक नॉर्मल रफ आइडिया है। ठीक है ना, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया। बट अगर आपको डेट फंड चूज करना हो, अगर आपको डेट फंड चूज करना है तो मेरा फंड साइज मेरे को चाहिए बड़ा, 50,000 CR, 25,000 CR। ठीक है ना, 30,000 CR। क्यों ऐसा, चलो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मार्केट में एक रूल है, मार्केट में एक रूल है इक्विटी फंड्स के लिए भी, एक मतलब मार्केट में एक रूल है ओवरऑल। अगर कोई म्यूचुअल फंड, अगर कोई म्यूचुअल फंड
के पास कैश है, तो वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में कैश होल्ड अपने पास कैश होल्ड नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ क्यों है ऐसा। देखो, कैसा होता है ना कि इक्विटी मार्केट जो है आपका वोलेटाइल रहता है, आपको पता होगा, ठीक है? मान लो कि मार्केट अभी जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है ना? मार्केट ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब समझना होता क्या है, मार्केट में एक रूल बना हुआ है कि जो फंड मैनेजर है ना, जैसे आप मार्केट में देखो कैसा होता है, फंड मैनेजर पैसा कहाँ से लाएगा? पब्लिक है, ये पब्लिक है, ठीक है? पब्लिक पैसा ला रही है मार्केट में, फंड मैनेजर इस पैसा को डाल रहा है शेयर मार्केट में, ठीक? पब्लिक दे रही है पैसा फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर डाल रहा है पैसा शेयर मार्केट में। अब रूल क्या है? रूल ये है कि फंड मैनेजर जो है वो पब्लिक का पैसा ज़्यादा दिन तक अपने हाथ में नहीं रख सकता, ज़्यादा दिन तक पैसा अपने हैंड में नहीं रख सकता। तो इसको क्या करना होता है, अब जैसे मार्केट क्या मैंने बोला ऑल टाइम हाई पे, अब फंड मैनेजर को क्या ज़बरदस्ती खरीदना पड़ेगा आपका पैसा का स्टॉक ऑल टाइम हाई वाले मार्केट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब आपको पता नहीं डेप्थ समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी आपका रिटर्न्स कम हो जाता है। अब चलो इसको वापस एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक बार। क्या होता है, मैंने यहाँ क्या एग्जांपल दिया, मान लो मार्केट है ऑल टाइम हाई और है भी, मार्केट ऑल टाइम हाई है, ठीक है? ऑल टाइम हाई हो गया मार्केट। अब इक्विटी फंड में क्या होता है, रूल क्या है? रूल ये है कि आप पब्लिक का पैसा फंड मैनेजर ज़्यादा दिन तक अपने हैंड में नहीं रख सकता, ठीक है ना? हाथ में नहीं रख सकता, उसको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो फंड मैनेजर का मजबूरी हो जाता है कि ये आपका पैसा मार्केट के टॉप में इन्वेस्ट कर दे। अब अब मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली अब कितना, मार्केट ऑलरेडी टॉप बनाई हुई है, तो अब क्या एकदम टॉप और थोड़ी चली जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ से गिरेगी। तो जब मार्केट वहाँ से गिरेगी तो आपका रिटर्न्स हो जाएगा कम, क्योंकि आप ऊपर खरीद लिए हो, आपका रिटर्न्स हो जाएगा कम। तो ये रूल तभी है ये रूल तभी है जब फंड साइज जब फंड साइज एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है ना, जब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तब ये म्यूचुअल फंड में ये वाला रूल काम करने लगता है। इसीलिए आपको कभी भी ऐसा फंड चूज करना नहीं चाहिए जिसका फंड साइज जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो, इन केस ऑफ इक्विटी। याद रखना ये चीज, इन केस ऑफ इक्विटी। डेट फंड में क्या है? डेट फंड में बिल्कुल उल्टा है, मैं बताता हूँ कैसे और लॉजिक भी देता हूँ। डेट फंड में बिल्कुल उल्टा है, कॉर्पस फंड का जितना बड़ा हो उतना बेनिफिशियल। ये क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? मैं बताता हूँ। देखो, एक फंड है, ठीक है? ए बी सी फंड नाम है इसका, ठीक है ना? एक तरह का म्यूचुअल फंड है ये, एबीसी नाम है, ठीक है? एक फंड है एबीसी फंड, इसका एक फंड मैनेजर है ना? इसका एक फंड मैनेजर, मैंने बताया था फंड मैनेजर तो होता है। अब इसका फंड मैनेजर कौन है? एक फंड मैनेजर है, इसका नाम है एफ, ठीक है ना? इसका नाम है एफ, एबीसी एक म्यूचुअल फंड है, इसका फंड मैनेजर है एफ। अब मार्केट में आ गई रिलायंस, ठीक है? एक रिलायंस है बैठी हुई है मार्केट में, एक है मार्केट में आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है? एक मार्केट में बैठी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है? देखो, डेट फंड का पैसा गवर्नमेंट के पास भी जाता है, ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठी है, जिसको जीओआई कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये तीनों मार्केट में बैठे हुए। अब देखो, अपोजिट क्यों है? इक्विटी में क्या था कि आपका फंड साइज ज्यादा बड़ा हो तो वो आपका रिटर्न कम करता है, बट यहाँ पे क्या होगा मैं आपको देखो बताता हूँ। अब आपके अगर फंड साइज, आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका कॉर्पस अगर छोटा है, अगर उसका कॉर्पस छोटा है और रिलायंस को चाहिए मान लो कि 20,000 सीआर, क्योंकि बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना? ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, इसका 5 करोड़ से इसको कुछ होगा ही नहीं। 5 करोड़ तो यार कुछ नहीं है इसके सामने, मतलब क्या, चिल्लर भी नहीं है, इतना तो नौकर को सैलरी दे देते होंगे लोग। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए, ये भी बड़ी गवर्नमेंट है, आपको पता ही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, सारा बिजनेस वगैरह बहुत चीज़ है महाराष्ट्र में, ठीक है ना? तो इसको चाहिए मान लो 15,000 सीआर, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए मान लो कि 30,000 सीआर। अब समझना, आप एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल वे में है और ऐसे ही होती है चीजें। अब मान लो कि आपके पास टोटल कॉर्पस आप जो जुड़ाए हो वो है मान लो कि 10,000 सीआर, ठीक है? 10,000 सीआर, आप किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? आप ये 10,000 करोड़ किसको दोगे? रिलायंस को 20,000 चाहिए, आप इसका नीड पूरा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए 15,000, आपके पास 10,000 करोड़, आप इसका भी नीड नहीं पूरा कर पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए यार 30,000 करोड़, आप इसका भी नीड पूरा नहीं कर पाए। तो आपको ये पैसा फिर वैसे कंपनी में डालना पड़ेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना? जैसे जिसका रेटिंग्स बहुत अच्छा नहीं है,
जिसका क्रेडिबिलिटी मार्केट में डेट रिपेमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको ये 10,000 करोड़ फिर उसको देना पड़ेगा। तो वो पैसा उतना सेफ नहीं रहा। यहाँ सेफ क्यों था? रिलायंस है, ट्रस्टेड कंपनी, बहुत बड़ी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्रस्टेड है, बहुत बड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ी, ट्रस्टेड है सारी। तो आपको इन लोगों का नीड कैटर करने के लिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। आपको इन लोगों का नीड कैटर करने के लिए, आपको बड़े लोगों का नीड कैटर करने के लिए आपके फंड का साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास फंड ही कम है तो आप इन लोग को कैटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन लोग का रिक्वायरमेंट फंड का बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, समझ रहे हो ना? ये बहुत बड़ी पार्टी है रिलायंस, इसको 500 करोड़ से कुछ नहीं होगा। 500 करोड़ तो यार इन लोग का लोन ऐसे ही चलता होगा, समझ रहे हो? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी चाहिए ज्यादा पैसा, तो इन लोग का ज्यादा पैसा का नीड को पूरा करने के लिए आपका फंड साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए मैं बोल रहा था इसीलिए मैं बोल रहा था इक्विटी में आपको वो फंड साइज वाला फंड चूज करना है जिसका AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, थोड़ा कम हो, ठीक है ना? ताकि फंड मैनेजर को मार्केट में कैश को होल्ड ज्यादा ना करना पड़े और वो लगा दे मार्केट में, ठीक है? ज्यादा कैश को होल्ड ना करना पड़े और गलत सलत रेट में उसको ना खरीदना पड़े, ठीक है? दूसरा दूसरा आ जाता है मेरा डेट फंड। अब डेट फंड में AUM ज्यादा हो तो अच्छा। क्यों ज्यादा हो तो अच्छा? ज्यादा हो तो अच्छा क्यों? क्योंकि वो बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन का नीड पूरा कर देगा, ठीक है ना? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नीड पूरा कर देगा, तो उनको वो पैसा देगा, तो रिपेमेंट, जो इंटरेस्ट रिपेमेंट है, मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो टाइमली होगा, ठीक है? वो टाइमली होगा तो आपका पैसा सेफ रहेगा। ये मेन लॉजिक था, ठीक है? होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वापस वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा कैटेगरी था मेन, मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। और भी लॉजिक्स है बट ये मेन लॉजिक है। अब अवेलेबल टू इन्वेस्ट, ठीक है? एक ये कैटेगरी है अवेलेबल टू इन्वेस्ट। आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है? देखो, आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, वो हमेशा दो तरीके से करते हो, ठीक है? मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी बात हुआ है इस पे। SIP के तरीके से होता है, जो कि आप 500 पर मंथ या 100 रुपीज पर मंथ करते हो, और एक होता है हमारा लमसम, ठीक है? लमसम बताया मैंने, चलो समझ लेते हैं वहीं पे। देखो, ये है मेरा SIP, ये है मेरा वन टाइम को ही लमसम कहते हैं, कॉमन सा बात, ठीक है? वन टाइम को ही लमसम कहते हैं, कॉमन सा बात है। लमसम में आप पैसा इकट्ठा डालते हो, जैसे 10 लाख है, आज 10 लाख आ गया, चलो डाल दो 10 लाख पूरा, ये हो गया लमसम। अब वही 10 लाख को, आपके पास देखो 10 लाख है, आज मान लो आपके पास 10 लाख है, ठीक है? अगर 10 लाख को आप आज पूरा का पूरा डाल देते हो तो आपका हो गया लमसम। और वही अगर 10 लाख को आप तोड़ तोड़ के डालते हो, ठीक है ना, पर मंथ की कैटेगरी में तोड़ते हो, 10 लाख को अगर पर मंथ की कैटेगरी में तोड़ देते हो, तो मेरे को पर मंथ इतना डालना है, तो वो हो गया आपका SIP। सिंपल सा है ये, ठीक है ना? सिंपल सा है ये। अब दोनों में से बेहतर कौन? थोड़ा सा वो पिक्चर है, वो आपको पिक्चर से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना? देखो, क्या बोल रही है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए? तो बताओ चाहिए? अगर चाहिए तो आ जाओ, SIP के साथ दिला देंगे, ठीक है ना? ये मेरा पोस्ट नहीं है, मैं बता दूं इसका, ये किसका पोस्ट है? ये पोस्ट है आपका ICICI प्रूडेंशियल का, ठीक है ना? ICICI प्रूडेंशियल का। तो ये देखो, आपको इसके कलर से भी लग रहा होगा, ICICI प्रूडेंशियल का यही कलर होता है, ठीक है ना? ये उसका फोटो है। मैंने कहाँ से लिया? मैंने लिंक्डइन से लिया इसको, ठीक है ना? क्यों लिया? आपको समझाने के लिए लिया, मेरा कुछ यूज नहीं है इसमें, मैंने आपको समझाने के लिए लिया। तो क्या बोल रही है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए? आ जाओ, SIP के साथ दिला देंगे। तो इससे आपको क्या पता चला? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है आपका, मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा, वो हमेशा SIP से होगा। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ, ये सही बोल रहा है, ठीक है ना? सही बोल रहा है, तभी मैंने लेके आया फोटो आपको दिखाने के लिए। तो हाँ, SIP से हो जाएगा। तो फिर लमसम किस काम का? लमसम देखो क्या होता है, लमसम में आप क्या करते हो? इकट्ठा पैसा डालते हो, ठीक है ना? तो इकट्ठा पैसा आप तभी डालते हो किसी चीज में जब उसका ग्राफ आपको पता है कि इस तरीके से नहीं होगा। इक्विटी का ग्राफ देखो ऐसा होता है, डेट फंड का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना? डेट फंड का ग्राफ ऐसा होता है, इक्विटी का ग्राफ ऐसा होता है। जब आपको कोई चीज पता है कि किसी चीज में फ्लक्चुएशन है, तो उसमें लमसम डालोगे 10 लाख रुपए? नहीं। अगर पता है कि ग्रोथ इस तरीके का है, स्टडी ग्रोथ है, ठीक है ना, सेफ है, सेफ है, तो डाल दो लमसम। मैं ऐसे यूज करता हूँ, लमसम मैं डालता हूँ हमेशा डेट फंड में, और SIP में करता हूँ इक्विटी में। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है ना, इसमें लमसम आपका बड़ा लॉस दिखाएगा, तो इसमें आप SIP करो धीरे धीरे, ठीक है ना? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और डेट फंड है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आप हमेशा लमसम करो, ठीक है ना? अब डेट फंड में अगर मुझे SIP करना है तो बेवकूफ़ी है,
कोई पूछेगा कि यार डेट फंड में मुझे एसआईपी करना है, तो बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि एसआईपी देखो रिटर्न कैसे देगी, धीरे-धीरे। आज 500 पर मंथ डाले हो, उसका रिटर्न मिलेगा। फिर अगले महीने 500 डालोगे, उसका धीरे से रिटर्न मिलेगा। तो 2 महीने में आपको कितना रिटर्न मिला? 2 महीने के अंदर आपको ₹1000 पे बस रिटर्न मिला है। अगर 10 लाख रुपए एक ही दिन डाल दोगे, तो उसके कल होके उस पे रिटर्न मिलने लगेगा। समझ रहे हो? लमसम में। तो ये डिफरेंस होता है। अब डेट फंड आपको पता है ऑब्वियसली सेफ है। डेट फंड आपको पता है ऑब्वियसली सेफ है, तो डालो ना पैसा। ठीक है ना? डालो ना पैसा। एसआईपी क्यों करना है? एसआईपी तो तब करना है ना जब आपको पता है कि रिटर्न्स मेरा फ्लक्चुएट हो सकता है इक्विटी में। तो ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना एक बार, वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। तो चलो एक और फोटो देखते हैं। देखो ये क्या है? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज ओल्ड। क्या बोल रहा है ये? एसआईपी हमारा ओल्ड हो चुका है। ये क्या बोल रहा है भाई? एसआईपी को बोल रहा है ओल्ड हो गया है। ऐसा क्यों भाई? इतना अच्छा है। तो ये क्या बोल रहा है? एसएसआईपी स्टेप अप एसआईपी समथिंग एवरीवन शुड फॉलो। ठीक है ना? इन्फ्लेशन ईट्स अवे पार्ट ऑफ योर मनी एवरी ईयर, सो स्टेप अप एसआईपी एंड क्रिएट अ बेटर टाइम वैल्यू एडजस्टेड कॉर्पस। अब इसका मतलब क्या है? क्या मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया आपके सामने? बिल्कुल किया है। कहाँ पे किया है? चलो मैं बता देता हूँ कहाँ पे मैंने किया है। मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर दिया आपको। जब हम लोग इस स्लाइड में थे, ठीक है ना, जब हम लोग इस स्लाइड में थे, तो मैंने आपको एक चीज बोला था। कलर चेंज कर देते हैं। मैंने आपको एक चीज बोला था, यार जिसके पास 100 रुपीज पर मंथ है वो भी इन्वेस्ट कर लो, 500 पर मंथ है वो भी इन्वेस्ट कर लो। जब आपका सैलरी बढ़ेगा, क्या मैंने बोला? जब आपका ग्रोथ होगा, मैंने बोला था, याद करो। और नहीं याद है तो वापस देखो। जब आपका ग्रोथ होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट क्यों आता है आपको पता है? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आता है। ठीक है ना? प्रमोशन वगैरह तो ठीक है, बट सेम ही पोस्ट में अगर हो आप, तो सैलरी बढ़ती है तो वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बढ़ती है। तो आपका ग्रोथ होगा सैलरी में। पहले 100 रुपये सैलरी मिल रहा था, फिर 500 रुपये सैलरी मिला, फिर जो ग्रोथ हुआ, तो आपका जब सैलरी का ग्रोथ हो रहा है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा ग्रोथ करना पड़ेगा। क्यों? क्यों ग्रोथ करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म में जो आप, जैसे आप फर्स्ट मंथ, चलो एक पहला साल बात करते हैं। पहला साल आपने हर मंथ 500 डाला। ठीक है ना? पहला साल आपने हर मंथ 500 डाला। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा। एक साल हो गया, इन्फ्लेशन कितना बढ़ता है इंडिया में? 6%। ठीक है ना? इन्फ्लेशन इंडिया में 6% बढ़ता है। अब इसको भी तो बीट करना है ना। आप एक साल का देख रहे हो, अगर मैं 40 साल का बात कर दूं, तो ये इन्फ्लेशन आपका बहुत रिटर्न खा जाएगा। समझ रहे हो? तो स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? आप इसमें कुछ ग्रोथ करो। ठीक है ना? एक साल आपने हर मंथ 500 डाला, फिर नेक्स्ट मंथ क्या करो? आप 550 डालो। ये पूरा साल, दूसरे साल आप हर साल हर मंथ, मतलब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, यू विल इन्वेस्ट एवरी मंथ 550 रुपीज। अब इसका क्यों? देखो 550 रुपीज क्या हुआ? आपने 10% का इंक्रीमेंट किया है। 10% का इंक्रीमेंट किया है। इन्फ्लेशन था आपका 6%, आपने किया इंक्रीमेंट 10%, मतलब आप 4% प्लस में हो। रिटर्न तो जो मिलेगा आपको मिलेगा ही वो लॉन्ग टर्म में, बट आप 4% और बेनिफिट में हो। समझ रहे हो? थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, इसको फिर इंक्रीज करो। ठीक है ना? 10% से फिर इंक्रीज करो। तो 550, यहाँ पर आप कितना इन्वेस्ट करोगे? 550 प्लस 55, ये आपका थर्ड ईयर में हर मंथ जाएगा इतना पैसा। तो यहाँ पे भी 10% इंक्रीमेंट हो गया लास्ट अमाउंट से। इन्फ्लेशन फिर बढ़ा होगा। अब मान लो किसी साल इन्फ्लेशन कम हो गया, मान लो किसी साल इन्फ्लेशन रहा 4%, तो आपको और ज्यादा फायदा दिखेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। नहीं समझ में आया? एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, बहुत ईजी है। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे। तो यही बोलना चाह रहा है, एस आई पी इज ओल्ड। ठीक है? अब आपको स्टेप अप एस आई पी करना है। स्टेप अप एस आई मतलब हर ईयर आपको कुछ इंक्रीमेंट करना है अपने एस आई पी पे, अमाउंट पे। तो आपका जो इन्फ्लेशन है, जो आपका इन्फ्लेशन है, आपका एस आई पी इन्वेस्टमेंट इस इन्फ्लेशन को बीट करके और ऊपर निकले, तो आपको और फायदा देगा। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म में। ये इसका कहने का मतलब है। ये भी पोस्ट मैंने लिंक्डइन से लिया है। ठीक है ना? ये भी पोस्ट मैंने लिंक्डइन से लिया है। यार देखो, लिंक्डइन वगैरह प्लेटफॉर्म ना अच्छी है, कुछ लोग काफी अच्छा अच्छा पोस्ट करते हैं, और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ज्ञानी भी है। ज्ञानी कैसे हैं? 5+5 को 11 प्रूव कर देना, ऐसे लोग भी लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं, बेवकूफ लोग। तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। आप यूज करना चाहते हो करो, अगर प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो करो, अच्छा अच्छा पोस्ट मिलता है यहाँ पे। तो मैंने ये पोस्ट भी आपके लिए, आपको समझाने के लिए लाया है। ठीक है ना? मैं तो ये चीज किया हूँ। मैंने क्या बोला कि मैंने स्टार्ट किया था एस आई पी अपना 500 रुपीज 2019 में। बट अभी मेरा अमाउंट काफी बढ़ गया है, मतलब इससे तो काफी बढ़ गया है पर मंथ। तो ये क्या हुआ? एक तरह का स्टेप अप ही हुआ ना। एक तरह का स्टेप अप ही हुआ। इतना इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं जितना मैंने रिटर्न बढ़ाया, मतलब अब इसका कितना गुना मैंने बढ़ा दिया है अभी, तो मैं अब क्या बताऊं, छोड़ो। बट गवर्नमेंट का अगर देखें इन्फ्लेशन का डेटा, तो 6% के आसपास बढ़ता है। ठीक है ना? ये कैसे रहता है? 4% प्लस 2%, 4% माइनस 2%, इस तरीके से ये वेरी करता है। 4+2, 4-2, इस तरीके से ये वेरी करता है। ठीक है ना?
तो इस तरीके को आप देख सकते हो। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट अगर अपना 10% से बढ़ाते हो हर साल, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे, ठीक है ना? बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे। अब एक तीसरा फ़ोटो है मेरे पास, ये मैं क्यों लाया हूँ? ये मैं आपको बस समझाने के लिए लाया हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। थियोरेटिकल मैंने आपको काफ़ी चीज़ बता दी है, बट प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें काम कर रही है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मैं टाइम लेता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया, बट आया तो बहुत अच्छे से मैं बताया। और जो वेट किए होंगे, जो मेरे सीरीज़ का वेट किए होंगे, डेफ़िनेटली उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मैं दूँगा ही दूँगा, क्योंकि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता, ना आपका ना मेरा। देखो, एक फ़ोटो ये है, ये क्या बोल रहा है? म्यूचुअल फंड एसआईपी फ्रॉम जनवरी 2021 टू मई 2023 एंड एसआईपी एट 14,700 करोड़ वर्सेस 13,700 करोड़। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है ये आपको ग्रोथ बता रहा है, ठीक है ना? कि एसआईपी में ग्रोथ कितना है। मतलब एसआईपी में देखो, बस आप तो पैसा डालते नहीं हो। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। एसआईपी में बस आप तो पैसा डालते नहीं हो, बहुत लोग पैसा डालता है। तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है एसआईपी में, ठीक है ना? मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? तो देखो, जनवरी 2021 में 8,000 करोड़ गया था, ठीक है ना? 8,000 करोड़। यहाँ ऐसे ही बात होता है, यहाँ 8 करोड़ का बात ही नहीं होता, ठीक है? आपको थोड़ा सा हैबिट डालना पड़ेगा, डेटा पढ़ोगे तो। जनवरी 2021 में 8,000 करोड़ गया था। फरवरी 21 में 7,000 करोड़ कम हुआ। क्यों? देखो, ये कम क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, जब कोविड आता है या कोविड जैसा कुछ सिनेरियो आता है, वहां पे लोग डर जाते हैं, ठीक है? लोग जाते हैं डर जाते हैं लोग। तो ये डरना है क्या? नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरेगी ना, तो आपको आपके सेम अमाउंट 500 रुपीज पे ही वो स्टॉक का ज्यादा वैल्यू मिल जाएगा। वो स्टॉक का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना? तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि नीचे प्राइस पे अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो आप ज़्यादा खरीद पाओगे एसआईपी के थ्रू। तो आपको कभी डरना नहीं है। ये चीज़ पहले लोगों को पता नहीं थी, बट अब ये चीज़ लोगों को पता चल चुकी है, तो अब वो पैसा रिडीम नहीं करते। देखना आप ग्रोथ कैसे होगा। जनवरी 21 में 8,000 करोड़, 7500, देखो कहाँ 7500 से देखो कैसे बढ़ गया। 9,000, 8,000, 88, 9, 9, 9, 10,000 करोड़। देखो, ये मंथ ऑन मंथ है, ठीक है ना? मतलब अक्टूबर 2021 में जो एसआईपी इनफ्लो हुआ है, मतलब एसआईपी के थ्रू जो पूरे इंडिया में पैसा गया है म्यूचुअल फंड्स के बाद, टोटल फंड्स के बाद, वो गया है 10,000 करोड़, ठीक है? ये बस मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ, देख लो एसआईपी है, ये लमसम का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। 2021 में 11,000, 11, 11, 11, यहाँ छू दिया 12,000 करोड़, ठीक है ना? मार्च 2020 में। और ऐसा नहीं है मैंने 12,000 करोड़ ओवरऑल बोला है, 328 करोड़ तो मिस कर दिया, देखो ना। थ्री 12,328 सी आर है। अब 328 सी आर क्या हवा में आता है भाई? ये कितना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना? 11, 12, 12, 12, यहाँ आ गया 13,040 करोड़। देख रहे हो किस तरीके से है? ये 5-5 रुपए का ग्रोथ नहीं है, आप समझ रहे हो? पिछले साल मैंने 5 रुपए कमाया, फिर 4 रुपए कमाया, फिर 5 रुपए, फिर 6। ये इतना छोटा अमाउंट नहीं है, आप समझ रहे हो कितना करोड़ों में बात चल रहा है यार, यहाँ पे करोड़ों में बात चल रहा है, ठीक है ना? आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? 500, ठीक है ना? 5,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, बट यहाँ करोड़ों का बात चल रहा है, ठीक है ना? यहाँ करोड़ों का बात चल रहा है। 13,000 करोड़ हो गया, 13,000, 13,000, 13,000, यहाँ आ गया 14,000, ठीक है? मार्च 2023 में, मतलब ये डेटा रिसेंट का है, मार्च 2023 में जो एसआईपी का इनफ्लो हुआ है, एसआईपी का इनफ्लो हुआ है, वो कितना हुआ है? 14,276 करोड़। अब देखो यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केट देखो ऑल टाइम हाई है, लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? एसआईपी क्यों बढ़ रहा है? देखो, कुछ लोग इसमें बेवकूफ़ हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ चीज़, क्योंकि आप अगर मार्केट में स्मार्ट नहीं हो ना, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मार्केट में स्मार्ट नहीं हो तो आपको सब लोग कुचल के चले जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट रहम नहीं करती। मार्केट रहम नहीं करती कि हाँ यार इसके पोर्टफोलियो में 10 लाख का लॉस है, चलो रहम कर देते हैं यार। ये सब नहीं होता मार्केट में, ठीक है ना? ये सब गेम खेलना है तो बाहर। देखो बेवकूफ़ कैसे कुछ लोग, देखो यहाँ से जो इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना? जो लोग पूरे मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो सही है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनका ठीक है, वो सही चल रहा है। बट जो अभी देखो मार्केट ऑल टाइम हाई है, समझ रहे हो? मार्च, अप्रैल में मार्केट ऑल टाइम हाई है। अब यहाँ जो अननेसेसरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ मार्केट का उनको क्या लग रहा है कि मार्केट अब और तोड़ के एकदम 50,000 निकल जाएगी, ठीक है ना? उनके लिए यहाँ नुकसान है। क्यों? क्योंकि अब वो ऊपर ऊपर बाइंग कर रहे हैं, अब वो ऊपर लेवल पे बस बाइंग कर रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से अगर क्रैश करेगी तो इनको लॉस नहीं दिखेगा। जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट किए, उनको लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरा तो एवरेज अच्छा खासा है यार, ठीक है ना? मेरा एवरेज प्राइस बहुत नीचे है, बट ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बस मार्केट में फोमो को देख के, कि यार मार्केट बहुत ऊपर निकल गया, अभी मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अच्छा खासा पैसा। तो उनको जो यहाँ पे जबरदस्ती इन्वेस्ट किए हुए इस मंथ्स में, उनको लॉस दिखने लगेगा, ठीक है ना? उनको लॉस दिखने लगेगा। तो तभी मैंने आपको बोला था कि म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट टर्म मत करो,
तो अब आपका क्वेश्चन होगा, यार मैंने भी ये गलती कर दी, मैंने भी मार्च अप्रैल मई में ज़्यादा पैसा कर दिया, देखा कि मार्केट बहुत ऊपर निकल गई है, मैं भी कर देता हूँ, मैं लॉस में आ जाऊँगा। हाँ, लॉस में आ जाओगे। क्या मैं बहुत लॉस में आ जाऊँगा? बहुत लॉस में नहीं आऊँगा। क्या मेरा पोज़ीशन कभी ठीक हो पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो पाएगा आपका पोज़ीशन। कैसे ठीक हो पाएगा? आप 1 से 2 साल रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो, रिडीम मत करना। मार्केट गिरे, रिडीम मत करना। क्योंकि अगर 500 रुपीज़ ही पर मंथ जा रहा है आपका, ठीक है ना? 500 रुपीज़ ही पर मंथ जा रहा है, तो यहाँ पे तो आपको कम यूनिट्स मिला होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कॉस्टली थी। अब मार्केट अगर फॉल करेगी, तो वहाँ सब चीज़ हो जाएगा सस्ता, स्टॉक्स हो जाएँगे चीप, ठीक है ना? तो अब वही 500 रुपीज़ में आप ज़्यादा यूनिट्स उठा पाओगे। यूनिट्स मतलब समझ लो आप, नंबर ऑफ शेयर्स ही होता है, मतलब एक तरीके से। यूनिट्स यूनिट्स का जो कांसेप्ट है, वो म्यूचुअल फंड में आता है। ठीक है? तो आप यहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स उठा पाओगे उसी 500 रुपीज़ में, अगर मार्केट फॉल करती है तो। ठीक है ना? तो यही है। जिन्होंने अब आप में से किसी ने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस फोमो फोमो के चक्कर में आके, तो आप वेट करो। अगर मार्केट फॉल करती है तो अच्छी बात है। आप अपना एसआईपी रोकना मत। ठीक है? एसआईपी रोकना मत। आप 1-2 साल में अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे। और जो अब बोलेंगे यहाँ जो इन्वेस्ट किया हुआ है, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब मार्केट फॉल कर दे, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उनका प्रॉफिट तब भी चलेगा, आप और ज़्यादा खरीद पाओगे उसी अमाउंट से। क्योंकि आपका भी अगर 500 का इन्वेस्टमेंट है, तो मार्केट से आप गिरेगी, मार्केट सस्ता होगा, आप इसी 500 से ज़्यादा चीज़ खरीद पाओगे। तो आपका सही चल रहा है। सही मैं नहीं बोलूँगा, आपका बेस्ट चल रहा है। ठीक है ना? बेस्ट चल रहा है। अब ये कब का डेटा है? 2021 का। मैंने कब इन्वेस्ट किया था? 2019 में। मेरे लिए क्या चल रहा है? मेरा कहीं न कहीं अभी परसेंट चल रहा है सीएजीआर 14%। ठीक है ना? 14 से 15% चल रहा है। तो मेरे लिए तो सही चल रहा है। 14% 15% सीएजीआर बहुत होता है। ठीक है ना? मैं एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं बोल रहा। एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं बोल रहा, मैं सीएजीआर बोल रहा हूँ। ठीक है ना? स्पेलिंग गलत हो गया यार। सीएजीआर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? इसके बारे अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करो। अगर नहीं पता चल रहा है कमेंट करो, मैं बता दूंगा। अगर कमेंट भी नहीं करना है तो मेरे को बोलना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? आपको समझना पड़ेगा एब्सोल्यूट रिटर्न वर्सेस सीएजीआर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो यही मैं आपको डेटा दिखाना चाह रहा था कि देखो एसआईपी इस तरीके से होता है। काफी लोग पैसा डालते हैं, बस आप अपना 500 डाल के ऐसा 30 मार खान नहीं बन सकते। ठीक है ना? या 5,000 भी डाल के ऐसा 30 मार खान नहीं बन सकते। यार मैं तो बहुत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत पैसा डालते हैं लोग। ठीक है ना? बहुत पैसा डालते हैं, तभी यहाँ पे बोला जाता है सेफ है। सेफ है। और ऊपर से अगर आप फंड्स चूज कर लो, अच्छा अच्छा फंड चूज कर लो, तो आप और सेफ हो। ठीक है ना? म्यूचुअल फंड सही तो है, बट आप अगर आप फंड चूज म्यूचुअल फंड सही है, बट अगर आप फंड अच्छे से चूज करते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए और सही हो जाता है। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने आपको आंसर दिया वाई म्यूचुअल फंड्स। ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रोज बताए, फिर कुछ कॉन्स बताए, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फिर मैंने आपको दिखाया कि 1200 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। कैसे चूज करना है वो मैंने आपको नहीं बताया। सबका ओवरव्यू दिया है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ग्रोथ, डिविडेंड, लिक्विड, टैक्स सेविंग, सबका मैंने आपको दिया है ओवरव्यू। ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, उसके बाद मैंने आपको बताया, कुछ फोटो दिखाया मैंने आपको। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाए हैं जो कि आपको समझने में हेल्प करे। ठीक है ना? ये एसआईपी का फायदा बता रहा है। उसके बाद मैंने आपको क्या दिखाया, उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि स्टेप अप एसआईपी क्या फायदा है, आपका इन्फ्लेशन बीट कर देता है। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ये लोग इतने मार्केट में इस तरीके से इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और ये हमेशा ग्रोथ होगा, ये आने वाले टाइम पे ग्रोथ होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये घट जाएगा, ये अब 14,000 करोड़ से चला जाएगा 5,000 करोड़, ऐसा नहीं होगा। ये मंथ ऑन मंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में अब अवेयरनेस बढ़ रहा है। मार्केट में अब फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है, सब लोग को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है ना? सब लोग को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट, जब ये सब डिमांड्स बढ़ते हैं, तो डिमांड्स बढ़ते हैं, लग्जरी नीड्स बढ़ने लगती है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग अभी ग्रोथ कंट्री है। ठीक है? हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है ना? डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होता है। अभी इंडिया में कितने लोगों के पास कार नहीं है, आपको पता है? कितने घर में कार नहीं है? कितने घर में एक 4K टीवी नहीं है? ठीक है ना? कितने घर में 4K टीवी नहीं है? क्या बहुत ज़्यादा कॉस्ट है 4K टीवी का? नहीं। 10K तो नहीं बोलेंगे, 20K से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? 20K से 4K टीवी स्टार्ट हो जाता है, बहुत लोग के घर पे नहीं है। तो बहुत चीज़ें इंडिया में, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है।
ठीक है ना। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत चीज ग्रोथ बाकी है, बहुत सा ग्रोथ बाकी है। ठीक है, बहुत सा ग्रोथ बाकी है, इतना ग्रोथ बाकी है कि अभी पता भी नहीं है। तो ये अमाउंट बढ़ेगा, लोगों की नीड्स बढ़ रही है, उनके लग्जरी नीड्स बढ़ रही है। ठीक है ना, लोगों को महंगी महंगी चीजें चाहिए, आराम चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज चाहिए, रियल स्टेट चाहिए, बहुत चीज चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, ताकि उनको यहाँ से पैसा मिले, है ना। और इस पैसे से वो अपना डिमांड पूरा कर पाए, ठीक है ना, लग्जरी डिमांड सब है वो सब पूरा कर पाए। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। तो आने वाले टाइम में मेरा कहना यही है कि ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही, ठीक है ना। ये बढ़ेगा ही, स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगा ही। अगर बाई चांस फिर से कोई पैनिक सिचुएशन आ जाता है, आपका क्वेश्चन होगा बाई चांस फिर से कोई पैनिक सिचुएशन आ जाता है तो क्या करने का, अपने एसआईपी को बस रोकने का नहीं, ठीक है ना, अपने एसआईपी को बस कभी रोको मत। एसआईपी रोकना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। इतना ही पैसा लगाओ जितना आपका औकात हो, ठीक है ना, 500 रुपीज़ ही लगाओ, बट एसआईपी कभी रोको मत, रोकना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यही मेरा वीडियो था आज का। मैंने आपको बहुत इन डेप्थ बताया है हर चीज़, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लान करूँगा आपको और भी अच्छी-अच्छी चीज़ बताने का, और इस सीरीज़ को हम लोग जल्द से जल्द बंद करेंगे, और ताकि आपको मैं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें बता सकूँ और आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो और सीखो, ठीक है ना? तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। मैं जल्दी कोशिश करूँगा लाने की इस और भी वीडियोज़ इस सीरीज़ की, क्योंकि अब सीरीज़ को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? काफ़ी टाइम ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यू थी, मैंने बताया। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ठीक है गाइस, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।